वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी पीजी बायोलॉजी। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आइसोलेटिंग मैकेनिज्म के बारे में। तो अगर आपने वो वीडियो देख लिया है नियो डार्विनिज्म के बारे में, तो उसमें एक बाद में नियो डार्विनिज्म में एक पॉइंट आता है कि आइसोलेटिव आइसोलेशन, रिप्रोडक्टिव एंड ज्योग्राफिकल आइसोलेशन एक फैक्टर है जो कि इवोल्यूशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो वही फैक्टर, उसी फैक्टर के बारे में हम लोग डिटेल से इस वीडियो में करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन आता है कि आइसोलेटिंग क्या क्या मैकेनिज्म से कैसे कैसे आइसोलेशन हो सकता है, जिसके कारण इवोल्यूशन हो सकता है, नए स्पीसीज का क्रिएशन हो सकता है। ठीक है। तो व्हाट आर द आइसोलेटिंग मैकेनिज्म्स, हाउ द पॉपुलेशन इज आइसोलेटेड। ठीक है। हाउ पॉपुलेशन बिकम्स आइसोलेटेड रिप्रोडक्टिवली और जियोग्राफिकली। ठीक है। और डार्विन ने बताया था कि जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन इज द यूनिट ऑफ इवोल्यूशन। तो पॉपुलेशन में ही धीरे धीरे जीन पूल होता है। पॉपुलेशन जेनेटिक्स में ही स्टडी करना होता है इवोल्यूशन को, इवोल्यूशन के डायरेक्शन को समझने के लिए, इवोल्यूशन किस तरीके से हो रहा है इस चीज को समझने के लिए। तो पॉपुलेशन इज द यूनिट ऑफ इवोल्यूशन। अब देखिए, ये जो आइसोलेशन है, आइसोलेशन, ये जो आइसोलेशन है वो दो तरीके का होता है। ठीक है। जियोग्राफिकल, जियोग्राफिकल जो फिजिकली किसी बैरियर के कारण, या फिर रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ठीक है। तो जियोग्राफिकल मतलब क्या हुआ कि वो कर सकते हैं कॉपुलेशन, ठीक है, लेकिन जियोग्राफिकली आइसोलेट हो गए हैं, अब वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कर लेते। ठीक है। लेकिन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब क्या होता है कि अब वो रिप्रोडक्टिवली इतना आइसोलेट हो गए हैं कि नए फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को जन्म नहीं दे सकते हैं। ठीक है। वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। अब वो काफी दूर दूर जा चुके हैं, मतलब वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो चुके हैं। ठीक है, अलग अलग स्पीसीज बन चुके हैं। तो ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता क्यों है? ठीक है। अब जैसे देखिए, सबसे पहले रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन से डिस्कस करते हैं, उसके बाद जियोग्राफिकल आइसोलेशन। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मतलब कि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो क्यों क्यों नहीं कर पाएंगे, क्या क्या मैकेनिज्म्स हो सकता है, ठीक है, वो देखना है। तो व्हेन पार्ट ऑफ पॉपुलेशन बिकम सेपरेटेड एंड स्टॉप्स ब्रीडिंग, कोई पार्ट, पॉपुलेशन का एक पार्ट जो सेपरेट हो जाए और ब्रीडिंग करना बंद कर दे, रिप्रोड्यूस करना बंद कर दे दूसरे पार्ट से। ठीक है। और आफ्टर ए लॉन्ग एनफ टाइम, काफी समय बाद, ये दूर रहते रहते वो जो दो पॉपुलेशन होता है, ठीक है, वो रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे एक दूसरे के साथ, और वो नए स्पीशीज को क्रिएट कर देंगे। इसी चीज को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। क्या बोले कि अगर दो पॉपुलेशन सेपरेट हो गया है, ठीक है, और वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, ब्रीड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो एक टाइम के बाद वो पॉपुलेशन रिप्रोड्यूस कर भी नहीं पाएंगे। अगर अभी रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं तो बाद में कर ही नहीं पाएंगे। मतलब वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाएंगे और वो दूसरे अलग अलग स्पीसीज बन जाएंगे। ठीक है। और रिप्रोडक्टिवली वो आइसोलेट हो जाएंगे और लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू स्पीसीज। मतलब धीरे धीरे उनमें डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। ठीक है। शुरू में क्या है कि ब्रीडिंग नहीं कर पा रहे, लेकिन कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन वो टाइम टू टाइम जब वो आइसोलेटेड रहेंगे तो क्या होगा कि दोनों में इतना ज्यादा चेंज आ जाएगा कि बाद में वो रिप्रोड्यूस ही नहीं कर सकते हैं, आपस में ब्रीड ही नहीं कर सकते हैं, और अलग अलग स्पीसीज बन जाएंगे, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बन जाएंगे, लेकिन अलग अलग स्पीसीज। स्पीसीज इसी को तो बोलते हैं, स्पीसीज बोलने का सबसे मेन पॉइंट यही होता है कि बोथ ऑर्गेनिजम्स मस्ट बी रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। ठीक है। अब देखिए, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है, इसका क्या क्या मैकेनिज्म है। तो सबसे पहले तो प्री मेटिंग आइसोलेटिंग मैकेनिज्म, मतलब कि मेट करने के पहले ही कैसे कैसे आइसोलेटेड हो सकते हैं। मतलब मेट कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है, आपस में मेटिंग ही नहीं कर पा रहे हैं, तो ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या क्या मैकेनिज्म हो सकता है। तो सबसे पहले टेम्पोरल, टेम्पोरल या फिर हैबिटेट, नहीं, टेम्पोरल को हैबिटेट नहीं बोलते। ठीक है। टेम्पोरल आइसोलेशन मतलब कि सीजनल या टाइम। ठीक है। मतलब दोनों स्पीसीज जो हैं, दोनों जो इंडिविजुअल्स हैं, वो अलग अलग सीजन को प्रेफर करते हैं मेटिंग के लिए, या फिर अलग अलग टाइम में अवेलेबल हैं। ठीक है। या फिर हो सकता है कि दोनों मैच्योर अलग अलग सीजन में होते हैं प्लांट्स के केस में,
ठीक है। जैसे ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग अलग सीजन में मैच्योर होते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि वो कभी उनके बीच में मेटिंग हो ही नहीं पाएगा। वैसे एनिमल में कि सपोज कर लिया कि अलग सीजन में कोई एनिमल ब्रीड करना चाहता है और दूसरा सामने वाला अलग सीजन में या अलग टाइम में, तो जिसके कारण वो कभी मेटिंग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं टेम्पोरल आइसोलेशन। अब प्लांट का एग्जांपल है ऑर्किड ट्री। ऑर्किड ट्री में ऐसा ही होता है। इकोलॉजिकल आइसोलेशन में क्या होता है कि इंडिविजुअल्स डू नॉट मीट ड्यू टू डिफरेंट इकोलॉजिकल प्रेफरेंसेस, ठीक है। अब इंडिविजुअल्स मीट ही नहीं करते हैं, तो मीट नहीं करेंगे तो मेट कैसे होगा? तो मीट ही नहीं करेंगे तो मेट भी नहीं होगा। तो मीट क्यों नहीं करते हैं? तो उनका इकोलॉजिकल प्रेफरेंसेस अलग अलग होता है या फिर हैबिटेट अलग अलग होता है। जैसे एग्जांपल लायन, लायन ग्रासलैंड में रहता है और टाइगर फॉरेस्ट में रहता है। ये दोनों रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, दोनों मेट कर सकते हैं, और दोनों जब मेट करते हैं तो क्या जन्म लेता है? लाइगर। और लाइगर फर्टाइल भी होता है, तो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, मेट भी कर सकते हैं आपस में। फिर क्यों नहीं कर पाते हैं लाइगर? उतना क्यों नहीं देखने को मिलता है? क्योंकि वो इकोलॉजिकली आइसोलेटेड है। कैसे? तो उनका हैबिटेट अलग अलग है। लायन खुले में ग्रासलैंड में रहना पसंद करता है और टाइगर फॉरेस्ट में रहना पसंद करता है, तो वो इकोलॉजिकली आइसोलेटेड है या फिर हैबिटेट आइसोलेशन है। इस चीज को बोलते हैं इकोलॉजिकल आइसोलेशन। अब ये सब चीज देखिए, ये अभी मेटिंग हो ही नहीं पा रहा है, तो इसीलिए ये क्या है? प्री मेटिंग आइसोलेटिंग मैकेनिज्म, ठीक है। कभी टाइम या डिफरेंट टाइम या सीजन के कारण मीटिंग नहीं हो पा रहा है, कभी डिफरेंट हैबिटेट के कारण मीटिंग नहीं हो पा रहा है। वैसे ही प्री मीटिंग आइसोलेशन में एक और है कि बिहेवियरल आइसोलेशन, ठीक है। मतलब अलग अलग मीटिंग बिहेवियर के कारण वो बिहेवियर नहीं मैच कर पा रहा है मीटिंग के लिए, ठीक है। ऐसा देखने को मिलता है कुछ इंसेक्ट्स में और फ्रॉग्स में, ठीक है। हैबिटेट भी सेम है और कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अलग अलग बिहेवियर है, ठीक है, मैच नहीं कर रहा है। तो मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीसीज डू नॉट रिप्रोड्यूस समटाइम्स ड्यू टू डिफरेंट बिहेवियर्स, ठीक है। इसको बोलते हैं बिहेवियरल आइसोलेशन। एग्जांपल इन इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग। अब देखिए, एक होता है मैकेनिकल आइसोलेशन। अब इसमें क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो दोनों के अलग अलग तरीके से डेवलप हो जाते हैं और वो कंपैटिबल नहीं रह जाते हैं। मतलब कि कॉपुलेशन अगर हो भी जाए तो कभी कभी क्या होता है कि स्पर्म ट्रांसफर ही नहीं हो पाता है, तो इसको बोलते हैं मैकेनिकली आइसोलेट हो गए, ठीक है। मैकेनिकल आइसोलेशन मतलब कि कॉपुलेशन इज अटेम्प्टेड बट स्पर्म ट्रांसफर डू नॉट टेक्स प्लेस, ठीक है। मतलब वो काफी ज्यादा वो दोनों में डिफरेंसेस आ चुका है और कॉपुलेशन होने के बाद भी जो स्पर्म ट्रांसफर है वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं मैकेनिकल आइसोलेशन, ठीक है। अब देखिए, अभी इतना जितना था, चाहे वो टेम्पोरल आइसोलेशन हो, इकोलॉजिकल आइसोलेशन हो, मैकेनिकल आइसोलेशन हो, ठीक है, या बिहेवियरल आइसोलेशन हो, ये सारा का सारा अभी मेटिंग ही नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए इसको बोलने की प्री मेटिंग आइसोलेशन मैकेनिज्म। अब क्या हो रहा है कि मेटिंग हो गया किसी कारण से, ठीक है, मेटिंग कैसे जैसे तैसे या जैसे भी हो, मेटिंग हो गया, लेकिन बाद में भी वो आइसोलेटेड हो, बाद में भी आइसोलेटेड हो और फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग जन्म ना ले पाए, तो इसको बोलते हैं पोस्ट मेटिंग ऑफ स्प्रिंग मैकेनिज्म, ठीक है। तो सबसे पहले गैमेटिक इनकम्पैटिबिलिटी। अब क्या है कि मेटिंग हो गया, स्पर्म आ गया, ठीक है, स्पर्म आ गया और ओवम आ गया, तो मेटिंग होगा तभी तो स्पर्म ओवम के पास पहुंचेगा। लेकिन क्या हो रहा है कि दोनों इनकम्पैटिबल है। जो ओवम है इसको स्पर्म पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है और फर्टिलाइजेशन जो है वो हो ही नहीं पा रहा है। इनकम्पैटिबिलिटी के कारण फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे मेटिंग हो गया ना, तो यहाँ पहले हम लोग पढ़ रहे थे कि मेटिंग ही नहीं हो पा रहा था, अभी ये क्या हो रहा है कि मेटिंग हो गया लेकिन आगे का प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, पोस्ट मेटिंग आइसोलेशन है, ठीक है। प्री मेटिंग नहीं, पोस्ट मेटिंग आइसोलेशन। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पा रहा है क्योंकि दोनों गैमेट्स जो है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, वो इनकम्पैटिबल है। तो यही पहला चीज है कि गैमेटिक इनकम्पैटिबिलिटी, तो आगे फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा तो आगे ऑर्गेनिज्म कहाँ से डेवलप होगा। और दूसरा है पोस्ट मेटिंग में ही, कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाइए, मान लिया कि कुछ ऐसे स्पीसीज जिनमें मेटिंग भी हो गया, ठीक है, फर्टिलाइजेशन भी हो गया, गैमेट मान लिया कंपैटिबल थे, लेकिन जो जाइगोट बना उसका वायबिलिटी उतना नहीं था, जाइगोट मर जा रहा है, डेवलप नहीं कर पा रहे, उसमें उतना वायबिलिटी नहीं है, तो इस चीज को बोलते हैं जाइगोट मोर्टेलिटी। तो एग इज फर्टिलाइज बट जाइगोट डज नॉट डेवलप। फर्टिलाइज हो गया लेकिन जाइगोट धीरे धीरे क्या हो गया? मर गया। तो इस चीज को बोलते हैं जाइगोटिक मोर्टेलिटी। अब एक स्टेप और आगे जाइए कि फर्टिलाइज भी हो गया, जाइगोट भी बन गया, लेकिन इम्ब्रियो जो है वो लेस वायबल है, इम्ब्रियो फॉर्म्ड बट लेस वायबल। तो थोड़ा सेल डिवाइड हुआ जाइगोट में, ठीक है, जाइगोट में क्लीवेज हुआ, 2 सेल चेज, 4 सेल, ऐसे डिवीजन होते गया, लेकिन जब तक इम्ब्रियो बना वो ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया और इम्ब्रियो क्या हो गया? डिजेनरेट हो गया, मर गया। तो इस
आइसोलेशन को बोलते हैं हाइब्रिड इनवायबिलिटी। मतलब ये हाइब्रिड जो बना, जो एम्ब्रियो बना, वो ज्यादा वायबल नहीं है, उसका डेथ हो जा रहा है, वो मोटा, ये मोटल है, ठीक है। तो हाइब्रिड इनवायबिलिटी। अब एक स्टेप और आगे बढ़िए, हाइब्रिड भी थोड़ा डेवलप हो गया, ठीक है। हाइब्रिड भी डेवलप हो गया और पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म भी डेवलप हो गया, और उसका डिलीवरी हो गया, पार्चुरेशन हो गया, वो इस धरती पे आ गया। लेकिन वो क्या है, स्टेराइल पैदा लिया, स्टेराइल जन्म लिया, ठीक है। तो इस चीज को बोलते हैं हाइब्रिड स्टेरिलिटी। तो ये भी तो एक तरह का आइसोलेशन है ना, पोस्ट मेटिंग आइसोलेशन में। मेटिंग के बाद वाला आइसोलेशन है क्या, तो कि स्टेराइल है। तो स्टेराइल है तो इसका फिर मतलब ही नहीं बनता है आगे उसका जो जीनोम है वो ट्रांसफर ही नहीं होगा, क्योंकि रिप्रोडक्शन के थ्रू ही तो नेक्स्ट जनरेशन में जीनोम ट्रांसफर होता है ना, हर जनरेशन में, ठीक है। तो ये ट्रांसफर ही नहीं होगा, इसी के साथ ये इसी के सेल्स में रह जाएगा, और ये जब डेथ होगा इसका तो वो जीनोम यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो ये रिप्रोडक्टिवली क्या है, आइसोलेटेड है। और इसमें किस तरीके का, तो पोस्ट मेटिंग, मतलब मेटिंग भी हुआ, जाइगोट भी कंपैटिबल था, जाए ठीक है, ये गैमेट भी कंपैटिबल था, जाइगोट भी बना, हाइब्रिड भी बना, और एम्ब्रियो डेवलप होके पूरा पूरा एनिमल भी बना। लेकिन एनिमल क्या था, स्टेराइल था, ठीक है। एनिमल स्टेराइल निकला, तो इसको बोलते हैं हाइब्रिड स्टेरिलिटी। अब देखिए एक और होता है कि हाइब्रिड ब्रेकडाउन, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि हाइब्रिड वाइबल है, फर्टाइल फॉर ओनली F1 बट फर्दर इनवायबल और स्टेराइल। अब एक स्टेप और आगे बढ़े कि जन्म लिया, वायबल भी था, वो सरवाइव भी कर लिया, जिंदा भी है। वायबल मतलब कि जिंदा रह सकता है, ज्यादा उसमें जिंदा रहने का पोटेंशियल उसको वायबल। इनवायबल मतलब कि मर जाएगा, ठीक है। तो वायबल है और फर्टाइल भी है, इनफर्टाइल नहीं है, फर्टाइल भी है। तो फर्टाइल है तो क्या होगा, वो भी रिप्रोडक्शन करेगा और F1 जनरेशन आएगा उसका, नेक्स्ट जनरेशन। लेकिन जो F1 जनरेशन है वो इनवायबल है, या तो इनवायबल है, वो ज़्यादा सरवाइव करने में सक्षम नहीं है, या फिर स्टेराइल है, या तो स्टेराइल हो जा रहा है या इनवायबल हो जा रहा है। मतलब एक जनरेशन तक टिक जा रहा है, फर्टाइल था वो नेक्स्ट जनरेशन ला पाया, लेकिन उसका नेक्स्ट जनरेशन इनवायबल निकल गया, फिर स्टेराइल निकल गया। तो इस चीज़ को बोलते हैं हाइब्रिड ब्रेकडाउन। तो देखिए पोस्ट मेटिंग आइसोलेशन मैकेनिज्म में क्या हो गया, गैमेटिक इनकम्पैटिबिलिटी हो गया, जाइगोटिक मोटिलिटी हो गया, हाइब्रिड इनवायबिलिटी हो गया, हाइब्रिड स्टेरिलिटी हो गया, और हाइब्रिड ब्रेकडाउन हो गया। तो ये सब सारा चीज हो गया। अब बी जो है ये सारा हम लोग पढ़े किसमें, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ही इतना था, प्री मेटिंग एंड पोस्ट मेटिंग। अब दूसरा है आइसोलेशन, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। तो it occurs when an original population is divided into two or more groups by geographical barriers such as river, ocean, mountain, glaciers, ठीक है, valleys। These barriers prevent interbreeding between isolated groups। अब भाई वो नेचर ही उनको सेपरेट कर दिया, तो वो कहाँ से मीटिंग कर पाएंगे। रिवर से मान लिया कोई नेचुरल कैलेमिटी से सेपरेट हो गए, भूकंप से सेपरेट हो गए, ठीक है, लैंडस्लाइड से सेपरेट हो गए, ओशन से सेपरेट हो गए, माउंटेन से सेपरेट हो गए, ग्लेशियर, किसी भी तरीके से उनको नेचर अलग कर दिया, तो वो इंटरब्रीडिंग ही नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे आइसोलेट हो गए, तो वो धीरे धीरे उनका पॉपुलेशन का जो जीन फ्रीक्वेंसी, ये एलिलिक फ्रीक्वेंसी है, वो चेंज होगा, उनके उनमें अलग अलग तरीके के वेरिएशंस आएंगे, और दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में इवॉल्व होंगे, और अलग अलग स्पीसीज को बहुत ही लंबे समय में क्या करेंगे, जन्म देंगे। तो पहले कोई सेम स्पीसीज था और बाद में क्या बनेंगे, अलग स्पीसीज बन जाएंगे। तो इसी चीज को बोलते हैं जियोग्राफिकल आइसोलेशन, जब वो जियोग्राफिकली ही आइसोलेट हो जाए और इंटरब्रीड ना कर पाए, ठीक है। तो इस चीज में इतना ही था। ये आइसोलेटिंग मैकेनिज्म में दो ही होता है, जियोग्राफिकल आइसोलेशन और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में दो तरीके का, प्री मेटिंग आइसोलेटिंग मैकेनिज्म और पोस्ट मेटिंग आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। और पोस्ट मेटिंग में भी कई तरीके का, प्री मेटिंग में भी कई तरीके का। तो इतना सारा है, आई होप कि आपको हर चीज़ अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो यू कैन सब्सक्राइब। थैंक यू।